डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज चलते हैं व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं के पहले अध्याय के लघु उत्तरीय प्रश्न, जो हमारे परीक्षा में 5 नंबर का आएगा। और ये इस बार ये जो प्रश्न पहला है ये इस बार आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, प्रबंध की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। या इस रूप में भी आ सकता है, प्रबंध की विभिन्न अवधारणाओं को बताइए। तो देखिए उत्तर, ये उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसको आप एक बार देख लीजिए और इसको अपने से समझ के अपने भाषा में बनाइएगा। ठीक, तो वो और अच्छा बनेगा। और एग्जामिनर भी देखेगा तो यदि ये किताबी भाषा नहीं है, बच्चा अपने भाषा में लिखा है, बच्चा अपने से मेहनत किया है, तो वो फुल में फुल नंबर देगा। तो इसके थ्रू आप समझ लीजिए। चलिए देखते हैं। बहुत से लेखकों द्वारा प्रबंध की परिभाषा दी गई है। प्रबंध एक बहुत ही प्रचलित शब्द है जिसे सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु व्यापक स्तर पर प्रयुक्त किया गया है। वैसे यह शब्द किसी भी उद्यम की विभिन्न क्रियाओं हेतु प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुआ है। प्रबंध वह क्रिया है जो प्रत्येक उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक, प्रबंध लोगों के प्रयासों तथा समान उद्देश्यों को प्राप्त करने में सही दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार प्रबंध यह देखता है कि कार्य पूर्ण हो तथा लक्ष्य प्राप्त किए जाएं, अर्थात प्रभावपूर्णता, कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत अर्थात कार्य क्षमता पर हो। ठीक, अतः प्रबंध को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यह उद्देश्य को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य को पूर्ण कराने की प्रक्रिया है। ठीक, हमें इस परिभाषा के सही विश्लेषण की आवश्यकता है। प्रायः कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन करना अत्यावश्यक है। ये शब्द है, पहला प्रक्रिया, दूसरा प्रभावी ढंग से, तीसरा पूर्ण क्षमता से। ऊपर करते हैं। उपरोक्त सभी में प्रयुक्त प्रक्रिया शब्द से आशय है प्राथमिक कार्य या क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्य करता है। ये कार्य संगठन, नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण। ठीक, प्रभावी या कार्य को प्रभावी ढंग से करने का अभिप्राय दिए गए कार्यों को संपन्न करने से है। प्रभावी प्रबंध सही कार्य को करने, क्रियाओं को पूर्ण रूप से तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने से संबंधित है। दूसरे शब्दों में इसका कार्य अंतिम परिणाम प्राप्त करना है, लेकिन कार्य को केवल संपन्न करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इसका एक और पहलू भी है, और वह कार्य को कुशलता पूर्वक करना है। कुशलता का अर्थ है कार्य को उचित ढंग से न्यूनतम लागत पर करना। इसमें एक प्रकार से लागत लाभ विश्लेषण तथा आगत व निर्गत के मध्य संबंध होता है। यदि कम साधनों अर्थात आगत का उपयोग करके अधिक लाभ अर्थात निर्गत अर्जित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि क्षमता में वृद्धि हुई है। क्षमता में वृद्धि होना निश्चय है यदि उसी लाभ अर्थात निर्गत के लिए कम साधनों का उपयोग किया जाता है तथा कम लागत व्यय की जाती है। जो साधन किसी विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यक धन, माल, उपकरण व मानव संसाधन हो, वे आगत साधन कहलाते हैं। ठीक, स्वाभाविकतः प्रबंध का संबंध इन संसाधनों के कुशल प्रयोग से है, क्योंकि इसमें लागत कम होती है और अंततः लाभ में वृद्धि होती है। स्टूडेंट, इसे आप एक बार और अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसको अपनी भाषाओं में लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं।
प्रबंध के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो उत्तर, प्रबंध के उद्देश्यों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। प्रबंध के उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है, ये ऑप्शनल भी आ सकता है। तो आप लिख देंगे प्रबंध के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला देखते हैं संगठनात्मक उद्देश्य। जैसे प्रबंध के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, तो ये जो इसका पहला भाग है, जैसे 3 भागों में इसको बांटा गया है, तो पहला भाग है संगठनात्मक उद्देश्य। चलिए पढ़ा जाए। संगठनात्मक उद्देश्य से आशय पूरे संगठन हेतु निर्धारित किए जाने वाले उद्देश्य से है। किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव व भौतिक संसाधनों के अधिकतम संभव लाभ हेतु उपयोग होना चाहिए। इसका अर्थ व्यवसाय के भौतिक उद्देश्यों को पूर्ण करना। ये उद्देश्य हैं अपने आप को जीवित रखना, लाभ अर्जित करना एवं बढ़ोतरी करना। ठीक, चलते हैं अगले पेज पर। वो पहला संगठनात्मक उद्देश्य खत्म हुआ, अब चलते हैं दूसरे पर, सामाजिक उद्देश्य। चलो स्टूडेंट देखते हैं। संगठन चाहे व्यावसायिक हो अथवा गैर व्यावसायिक, समाज का अंग होने के कारण उसे कुछ सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करना होता है। इसका तात्पर्य है समाज के अभिन्न अंगों के लिए अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना करना। प्रबंध के इस उद्देश्य को निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। पहला देखते हैं रोजगार के अवसर प्रदान करना। दूसरा, उत्पादन से संबंधित भिन्न पर्यावरण पद्धति अपनाना। तीसरा, जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देना। चौथा, कर्मचारियों के लिए विद्यालय एवं शिशु गृह जैसी सुविधा प्रदान करना। पांचवा, अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना आदि। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, व्यक्तिगत उद्देश्य। दिख रहा है कैमरे में? चलो अब दिख रहा है। प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्यों से आशय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से होता है। इस प्रकार के उद्देश्य को निश्चित करते समय प्रबंध की व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों को ही साथ में लेकर चलना चाहिए ताकि दोनों में कोई टकराव न हो पाए। इस प्रकार के उद्देश्यों में निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं। पहला देखो, श्रमिकों श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक देना। दूसरा, कर्मचारियों को स्वच्छ व उचित वातावरण उपलब्ध कराना। एवं तीसरा, उसको लाभ में हिस्सा प्रदान करना आदि। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पे। चलो प्रश्न नंबर तीसरा, समन्वय प्रबंध का सार है, क्या आप सहमत हैं? कारण बताइए। ये जो प्रबंध समन्वय प्रबंध का सार है, ये हम आपको ऑप्शनल में भी बताए थे कि प्रबंध समन्वय का क्या है, सार है। ठीक, चलो उत्तर देखते हैं। किसी संगठन का प्रबंध प्रक्रिया में एक प्रबंधक को एक दूसरे से संबंध 5 कार्य करने पड़ते हैं। प्रायः संगठन एक किसी पद्धति है जो एक दूसरे से संबंध व आधारित उप पद्धति से बनी है। प्रबंध का कार्य इन विभिन्न समूहों को समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से जोड़ना होता है। अतः विभिन्न विभागों की गतिविधियों की एकात्मता की प्रक्रिया को समन्वय कहा जाता है। समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। समन्वय एक ऐसा सूत्र है जो संगठन के कार्यों में लगातार निरंतर बनाए रखने के लिए क्रय, उत्पादन, विक्रय तथा वित्त जैसे सभी कार्यों को बांधे रखता है। समन्वय को अक्सर प्रबंध का एक भिन्न कार्य माना जाता है, परंतु
यह प्रबंध का सार है, क्योंकि यह संगठन के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यक्तिगत प्रयासों में एकता लाता है। प्रबंध अतः प्रबंधकीय कार्य एक ऐसी गतिविधि है जो स्वयं बेजोड़ समन्वय में सहायता करती है। समन्वय किसी संगठन के सभी कार्य में अंतर्निहित तथा लक्षित है। नियोजन द्वारा ही संगठन की क्रियाओं के समन्वय की प्रक्रिया शुरू होती है तथा उच्च प्रबंध पूरे संगठन हेतु योजना का निर्माण करता है। इन्हीं योजना के अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कैमरे में आएगा। फिर से देखते हैं। इन्हीं योजना के अनुसार संगठन के ढांचे का विकास तथा कर्मचारियों की नियुक्त किया जाता है। वही निर्देशन की वास्तविक क्रियाओं तथा उनकी उपलब्धियों में किसी प्रकार की कोई भिन्नता है तो इसका समाधान नियंत्रण के दौरान किया जाता है। समन्वय के माध्यम से प्रबंध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों में एकता को सुनिश्चित करने हेतु सामूहिक व व्यक्तिगत प्रयासों की सही व्यवस्था करता है तथा समन्वय संगठन की विभिन्न इकाइयों के अलग अलग कार्यों तथा प्रयासों में एकता स्थापित करता है। प्रायः समन्वय प्रयासों की आवश्यकता राशि, मात्रा, क्रमबद्धता एवं समन्वय उपलब्ध कराकर नियोजन उद्देश्य को प्राप्त करने की सुनिश्चित करता है। इसको एक दो बार देख लें, फिर इसको अपने भाषा में समझकर एग्जाम में लिखें, ठीक। और ये अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, ऐसे पेशे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताएं बताइए, या एक पेशे के रूप में प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा पेशे के सिद्धांतों को प्रबंध पूर्ण रूप से पूरा नहीं करता है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए प्रबंध की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलते हैं इसके उत्तर पर, अगले पेज पर। उत्तर, पेशे को निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पढ़ा लिखिए। भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। प्रायः सभी पेशे भली भांति परिभाषित ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं, जिन्हें शिक्षा के माध्यम से ही अर्जित किया जाता है, ठीक। दूसरा, अवरोधित प्रवेश। पेशे में प्रवेश परीक्षा या शैक्षणिक योग्यता द्वारा ही सीमित होता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत में किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बनना है तो उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। तीसरा, पेशागत परिषद।